So good evening, everybody. First of all, I would like to I'm very thankful for this opportunity that I'm getting to talk to you. And I want this to be a very interactive session where you ask me questions and I want to be able to answer all of the questions that you have. Since the past few days, I've been getting a lot of questions and I would like to take this opportunity to answer them all. All right. So I'll start with my introduction. I am Neha Byadwal. I'm 24 years old. I have completed my schooling in Raipur itself and my college also in Raipur only. And I've been preparing for UPSC since the past 4 years, and this was my fourth attempt, and I secured 569th rank. So I have gotten a prototype of questions where I would start answering the questions जो कि generally सारे aspirants के द्वारा पूछे जाते हैं. I will start with those questions और इसी बीच आपको जो questions पूछने हैं आप please comment कीजिए. पहले मैं कुछ ये जो questions मुझे मिले हुए हैं मैं इनको खत्म कर लूँ, फिर उसके बाद then I will get back to you. Good evening everybody, all of those who are here and all of those who will join later. So as I've already told you, as I've already introduced myself, we'll straight away jump to the questions. पहला क्वेश्चन है, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? तो मैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने been fruitful as well. So I'm thankful for everything. Now we can straight jump to the strategies that we all are interested in. तो हम इसको बहुत systematic तरीके से करेंगे. We'll go from pre, mains and interview, and meanwhile I'll answer the questions that I'm getting as well. So first I've been asked that prelims, GS1 और CSAT की तैयारी कैसे की? तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली जो भी आपके सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद करंट अफेयर्स, इनको हम देखेंगे कि किस किस बुक से कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमको लेनी पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. किसी भी फॉर्मेट में आप उनको सॉल्व करें, पर जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उनको कंसोलिडेट करें. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल वी सॉल्व अ पेपर एंड वी गेट एज मेनी मार्क्स एज वी गॉट इन दैट, एंड इफ वी सॉल्व दैट पेपर एंड वी जस्ट सी द मार्क्स, वी जस्ट गेट हैप्पी और सैड एंड वी जस्ट थ्रो दैट पेपर अवे. It's equivalent to doing nothing. So what we have to do, we have to consolidate what we do. So मेरी एक थ्योरी रही है या मेरा एक मानना रहा है इसमें कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वो क्वेश्चन याद होना चाहिए. तो आई शुड क्रिएट अ मीडियम वेयर आई कैन ईदर कम बैक और रिवाइज दोज क्वेश्चंस, और आई कैन बी सो अटेंटिव और आई कैन ड्वेल इन द सोल्यूशन पार्ट इतना ज़्यादा कि मैं उसको याद रख सकूं, उसको रिटेन कर सकूं. बिकॉज दैट इज द मोस्ट, एक दो कोई से भी, कितने भी मॉक टेस्ट, कितने भी इंस्टीट्यूशंस के मॉक टेस्ट उठाइए, आप जो उनके 30 पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कीजिए और फिर उनको एनालाइज कीजिए. बेसिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, इट डजंट मैटर एट ऑल. आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ स्कोर कम आ रहा है और कहाँ आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है. बिकॉज यू हैव टू डिवाइड योर पेपर इनटू सब्जेक्ट्स. अगर आपका हिस्ट्री में बहुत कम आ रहा है तो यू हैव टू थिंक और यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट मोर यू हैव टू डू इन हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल आप अपने सोर्सेस को रिविजिट कीजिए, आप देखिए कि वो क्यों गलत हो रहा है, कि आपने उसको पढ़ा है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा. यू हैव टू गो टू योर बेसिक सोर्सेस. और फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर मॉक टेस्ट के साथ एक सोल्यूशन आता है, तो आप उस सोल्यूशन से भी अपना नॉलेज बेस बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस सोल्यूशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ें. And CSAT, and we all are saying that CSAT is getting tougher. तो उसमें एक्चुअली 10th में 11th और 12th में मेरे पास मैथमेटिक्स रहा है,
तो उसके वजह से इट हैज़ बिन अ लिटिल ईजियर फॉर मी कि मुझे सीसैट के लिए कभी अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, नाउ द पेपर्स आर चेंजिंग. सो अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ है सीसैट में, तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप बहुत पहले से, आप लास्ट के 3 महीने का, लास्ट के 4 महीने का वेट मत कीजिए सीसैट करने के लिए, सीसैट की तैयारी करने के लिए. आप स्टार्टिंग से ही सीसैट को लेकर चलिए. एनालाइज कीजिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है. फिर अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और मैथ्स में अच्छा नहीं आ रहा है, तो वील वर्क ऑन मैथ्स. और अगर मैथ्स में अच्छा आ रहा है और कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आ रहा है, तो वील वर्क ऑन कॉम्प्रिहेंशन. बिकॉज व्हाट हैपेंड दिस टाइम इज, आई विल टेल यू अ पर्सनल थिंग व्हिच हैपेंड टू मी इन द एग्जामिनेशन. माय स्ट्रेटजी रिलेटेड टू सीसैट वाज दैट आई विल solve all the questions relating to reasoning and mathematics first, because I was good at them, and I would go to the comprehension second. But what happened in this CSAT was कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो नॉर्मली मुझसे सॉल्व हो जाते थे, वो आधी क्वांटिटी में मुझसे सॉल्व हो पाए. तो उसमें तुरंत मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा. तो वहीं पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, एंड आई स्विच्ड टू डूइंग द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, और वो बहुत आसानी से हो गया. और फिर उसके बाद जो टाइम मुझे मिला, उसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो किए, एंड आई गॉट कंफर्टेबल आफ्टर दैट. फिर इसी की वजह से मुझे वो उतना ज़्यादा टफ नहीं लगा. बट इसमें हमको देखना पड़ेगा कि दोनों ही पेपर्स में, GS1 और जो PT है और CSAT है, दोनों में ही हमको टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. बिकॉज वहाँ पे 100 क्वेश्चंस हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम मैनेज हो जाता है, लेकिन CSAT में टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी बिग इशू. सो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा टाइम के साथ एक पेपर को सॉल्व करें, अपने पेपर को सॉल्व करें, और आप उसमें आगे बढ़ें. और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके सीसैट में, तो आप अभी से अपने प्रिपरेशन के साथ उसको लेकर चलें. मेंस, प्रीलिम्स और आप सीसैट को भी साथ ही में लेकर चलें, एकदम स्टार्टिंग से. नाउ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू, अभी एक बार मैं मेंस और इंटरव्यू का एकदम ब्रीफ कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल जंप टू द क्वेश्चंस एज आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो मेंस, लेट्स गो टू मेंस. और अभी प्री से भी रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम, सो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस एंड आई विल कम टू योर क्वेश्चंस, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो लेट्स जंप टू मेंस. मेंस में वी ऑल नो ऐसे है, GS1, 2, 3, 4, एंड देन वी हैव आवर ऑप्शन. तो पहले जो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल होता है, वो ये होता है कि हम ऑप्शनल कैसे चूज करें. तो उसमें मुझे लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. उसमें या तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ जाएं, विच आई रेकमेंड एंड आई सजेस्ट, कि जिस सब्जेक्ट में अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आई बिलीव दैट यू शुड गो फॉर दैट सब्जेक्ट ओनली, नो मैटर इफ पीपल से दैट इट इज़ वास्ट और इफ पीपल से दैट इट इज़ लेंथी. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू शुड गो विद दैट सब्जेक्ट ओनली. और फिर दूसरी जो चीज़ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू नीड टू गो टू द सिलेबस वेरी नाइसली, वेरी फाइनली. यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हुए लगता है कि आई एम लविंग दिस सब्जेक्ट वेरी मच, सो आई कैन रीड मोर अबाउट इट, लेकिन हम उस सब्जेक्ट का सिर्फ एक पहलू पढ़ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो apart from constitution, there's a lot more. There are a lot many theories that are in political science. तो political science भी काफी vast subject हो जाता है. तो only once you get into the syllabus, you go through the syllabus very nicely, and then only you decide whether you want to go for the subject which you are very much interested in. If not, if after that you come to a realization कि नहीं, इसका जो syllabus है, इसका जो content है, वो बहुत ज़्यादा vast हो रहा है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप कुछ ऐसे subjects के साथ जाइए जो सबसे ज़्यादा recommend किए जाते हैं, जिनको कि छोटा basically माना जाता है. तो you can get access to them, their material very easily. So मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उन सब्जेक्ट्स के साथ जाएं. फिर मेंस में हम 1 by 1 जाएंगे
ऑप्शनल में बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल क्या था। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, जिसको कि काफ़ी वास्ट माना जाता है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, और मेरे जो पिताजी हैं वो कॉन्स्टेंटली मुझे गाइड करते हैं हिस्ट्री में। एक्चुअली ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन हिस्ट्री, तो एक घर में एक हिस्ट्री का माहौल स्टार्टिंग से रहा है, तो हमको वो वास्ट उतना कभी लगा नहीं है। सो लेकिन उसके फिर हिस्ट्री, आई वुड लाइक टू टेल थिंग और टू यू ऑल। हिस्ट्री बेसिकली आप किसी भी चीज में जाइए, आप ऐसे की बात कीजिए, आप एथिक्स की बात कीजिए, एंड देन ऑप्शनल ऑफ कोर्स, तो वो, और GS1 की बात कीजिए, मेजर चंक ऑफ GS1 इज हिस्ट्री, एंड देन इन ऐसे ऑल्सो यू कैन ऑलवेज यूज द एनेक्डोट्स दैट यू गेट फ्रॉम हिस्ट्री, एंड इन एथिक्स ऑल्सो यू कैन गेट ऑल द एग्जाम्पल्स दैट यू गेट फ्रॉम हिस्ट्री. सो फॉर मी, ऑफ कोर्स इट इज माई सब्जेक्ट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट. सो लेकिन आपको जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप उसके साथ जाइए. Then coming to GS 1, 2, 3, all these 3 papers, we'll come to ethics after these 3 papers. These 3 papers, इसमें मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसके सिलेबस को बहुत ही थरोली पढ़िए. आप एक एक पॉइंट को पढ़िए और आप एक एक पॉइंट को लेके नोट्स बनाइए. आप कोई सा भी सोर्स उसमें इस्तेमाल कीजिए. उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सोर्स आप यूज करेंगे इट विल बी फाइन, और अगर आपको उसमें हेल्प की जरूरत है तो आई विल आल्सो हेल्प यू विद द सोर्सेज. बट बात यह है कि द टॉपिक, द पॉइंट दैट हैज बीन गिवन बाय UPSC टू अस, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इफ यू टेक अप दोस क्वेश्चन पेपर्स, और अगर आप देखें उनको, तो आप पाएंगे कि वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस उठा के पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, और उसके बाद आप एक एक पॉइंट के नीचे नोट्स बनाइए या अपना कुछ मटेरियल इकट्ठा कीजिए और उसको पढ़िए GS 1, 2, 3 के लिए. और फिर इसमें आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें भी मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करें. यू डोंट वेट फॉर द एग्जाम टू कम फोर्थ एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. आपकी जो प्रेपरेशन है वो साइड बाय साइड चलनी चाहिए, प्री और मेंस की. तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से लेकर चलिए, क्योंकि उसमें कभी कभी स्पीड लेने में हमको प्रॉब्लम आ जाती है. बिकॉज समटाइम्स वी थिंक वी आर एबल टू राइट 1 क्वेश्चन वेरी इजीली, वी आर एबल टू राइट 2 क्वेश्चंस वेरी इजीली, बट समटाइम्स वी फाइंड कि हम जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी जो एनर्जी है, वो कम पड़ जाती है उसके लिए. तो यू हैव टू कीप द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस right from the beginning. तो मेरा जब मेंस का टाइम था, तो उसमें what I used to do is, what I used to keep 1 hour or 2 for solely writing the answers. और इसमें स्टार्टिंग में भी जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जब जाएंगे और करंट अफेयर्स जब करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, 5 क्वेश्चंस देते हैं, 3 क्वेश्चंस देते हैं. यू मेक श्योर यू राइट दोज क्वेश्चंस, you get those questions checked. उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, उसमें फर्क ये पड़ता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आप एक्लेमेटाइज हो रहे हैं प्रैक्टिस से. तीसरी चीज उससे ये है कि जब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल, आप किसी भी करंट अफेयर जो भी अभी हुआ है रिसेंटली, उसका अगर आप एक आंसर लिख देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे. कोई भी आप सिंपल सा टॉपिक ले लीजिए, इफ यू राइट एन आंसर ऑन दैट, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फॉरगेट इट. सो इट्स अनदर वे टू रिवाइज व्हाट यू डन इन द एंटायर डे. तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो भी आप दिन में पढ़ते हैं, जो भी आपका स्केड्यूल बनता है, उसमें आप दिन के आखिरी में कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए क्वेश्चंस लिखें, मेंस भी, और फिर आप डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड बने. प्रीलिम्स में अभी देखा जा रहा है कि हमेशा से देखा गया है कि इट इज अ नॉलेज टेस्ट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि हम उस नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव टू बी एबल टू यूज दैट नॉलेज, एंड इन ऑर्डर टू यूज दैट नॉलेज वी हैव टू बी वेरी
we have to generate that aptitude of question solving, you know. आपके पास जितनी भी आपकी नॉलेज है, आपको उसको पूरा यूज करना आना चाहिए, आपको अपनी तर्क क्षमता यूज करनी आनी चाहिए, आपको यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, और वो तभी होगा जब आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही फन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेली बेसिस पे जो क्विजेज होते हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए। वो काफी फन भी होते हैं और उनमें आपको अपना AIR भी देखने को मिलता है। सो टू मेंशन, बायजूस के डेली क्विजेज आते हैं, तो वो आपको करने चाहिए, और उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी लिखने चाहिए। देन आई टोल्ड यू दैट फोर्थ पे, GS 4 पे हम अलग से आएंगे। तो GS 4 में जो एथिक्स का पेपर है, मैं ये मानती हूँ कि आप उस पेपर को एंजॉय कीजिए, आप उस पेपर को एंजॉय करके पढ़िए, बिकॉज दैट पेपर would fetch you a lot of marks। बहुत स्कोप है वहां पे, लेकिन उसको लाइटली ना लेते हुए, उसको साइड में ना रखते हुए, हम उसको साथ में लेकर चले और हम अपनी पूरी बहुत ही टफ प्रेपरेशन में थोड़ा सा ब्रीदर लें इन द फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एथिक्स। तो उसमें आप कोई से भी नोट्स ले लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कोई सी भी बुक। मैंने एक्चुअली बाजीरामन रवि के एथिक्स के नोट्स को रेफर किया था, बहुत ही छोटे नोट्स होते हैं, उनको एक बार रेफर करके आप टॉपिक बाय टॉपिक जाके, टॉपिक बाय टॉपिक अपने नोट्स बना के, देन ऑल यू हैव टू डू इज एनरिच योर कंटेंट। आप कोट्स याद कीजिए, आप पोएम्स याद कीजिए, आप लोगों के बारे में जानिए, आप जो भी आपको इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज लगती हैं, जो भी आपको बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज लगती हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे इंडिया में एंड इवन वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं, आप उनको लिखिए, आप उनके एग्जाम्पल्स बनाइए और फिर आप उनको अपने आंसर्स में डालिए। सो एथिक्स को बहुत ही लाइटली प्रिपेयर कीजिए, मतलब बहुत आराम से प्रिपेयर कीजिए, बट उसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। उसको स्टार्टिंग से, जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो GS 1 to 3 को जितना महत्व देते हैं, यू पे अटेंशन टू द फोर्थ पेपर, दैट इज एथिक्स एज वेल। अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लेट मी आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। सेल्फ स्टडी के बारे में मुझे एक क्वेश्चन मिला है कि क्या ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से पास किया जा सकता है। तो इसके लिए मेरा आंसर है कि बिल्कुल ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से पास किया जा सकता है। इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें काफी हेल्प करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नोज दैट व्हाट वी आर डूइंग इन द रूम एट द एंड ऑफ द डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आप बाहर जाके पढ़िए, आप घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, आप घर पे रह के पढ़िए। तो उसके लिए लास्ट में आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो मैंने रेफर किए थे, तो वो मैं आपको दे दूंगी। और उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी जो आप सोर्सेज डिसाइड कर चुके हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू स्टिक बाय देम। और मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो भी आपको बुक्स रेफर करनी चाहिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो दिस लिस्ट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप इस लिस्ट के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और I am saying it out loud that this exam is very much doable by your own as well. You can do it by studying on yourself as well. आप अपने आप से पढ़िए और आप इसको क्रैक कर सकते हैं। It is my belief, and you can make it come true if you make a very specific strategy. अगर आप बहुत ही साइंटिफिक स्ट्रैटेजी बना के चले अपनी, और जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप उसको बाय हार्ट मत कीजिए, आप अपना उसमें डालिए, बिकॉज आप जिस भी कैंडिडेट से बात करेंगे आप ये पाएंगे कि सबकी अपनी, यू फाइंड योर ओन वे, और उसमें जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ उतनी हेल्प I'll try to answer all the questions, and even after this I'll try to be available to answer all of your questions. मोटिवेशन कहाँ से मिला है? तो एक्चुअली मुझे मेरे मोटिवेशन के सोर्सेस काफ़ी रहे हैं। मेरी फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज सर्विसेज प्रोवाइड अस अ वेरी
वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, और बहुत ही हम पढ़ाई करते हैं और हम देखते हैं रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रास रूट लेवल पे हम देखते हैं, पर हम उनके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जब आपको लगता है कि आई वांट टू डू समथिंग वर्थ वाइल, आई वांट टू डू समथिंग दैट ब्रिंग्स अ चेंज, यू नो, वो जो एक बदलाव लाने की जो इच्छा है, अगर वो आप में है तो बहुत सारे जरिए वो करने के, ये जरिया उनमें से एक है। और दूसरा जो मोटिवेशन मुझे मिला है, मैं हमेशा से ही आई हैव हैड दिस नैक ऑफ डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, फॉर डूइंग समथिंग वेयर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर पीपल and to work. I have been very interested in administration right from the beginning. So ये कुछ मेरे motivations रहे हैं, और of course आपकी family ही आपका motivation होती है. I will go to the next question. All of the people are saying good evening. Good evening to all of you. What was my DAF service priority list? Sir, मेरा DAF service priority list में IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फर्स्ट था, IPS सेकंड था, IFS थर्ड था, एंड जिस क्रम में वो दिया जाता है। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज वेरी रेकरेंट। तो इसको अगर हम देखें तो मोटिवेशन की जो हम बात करते हैं और कंसिस्टेंसी की जो बात करते हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो मेरा इसमें एक सजेशन आपको ये रहेगा कि मोटिवेशन आप ऐसा क्रिएट कीजिए जो अंदरूनी हो। मोटिवेशन अगर बहुत एक्सटर्नल हुआ तो वो 4 दिन में, 4 महीने में वो थोड़ा सा थम जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू बी परसिस्टेंट। परसिवियरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो इस जर्नी में आपको आगे लेकर जाएगी। तो इसमें कंसिस्टेंसी आप ऐसे मेंटेन कीजिए कि आप अपने आप को बांधिए। अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने आप को बांधिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप एक स्केड्यूल बनाइए, और आप कोशिश कीजिए कि आप उसको पूरा करें। स्केड्यूल साल भर का होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए। एंड इफ यू आस्क मी, मेरे डेली के स्केड्यूल भी होते थे। डेली का एक टास्क होता था जिसमें मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी, जिसमें आई यूज टू राइट द टॉपिक्स, और आई यूज टू राइट द ब्रॉडर टॉपिक्स कि ये मुझे आज खत्म करने हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे खत्म हो गए, लेकिन आई यूज टू गेट टू अ लेवल जहाँ पे मैं उसको ऑलमोस्ट खत्म कर पाती थी। और ऑब्वियसली हम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टारगेट सेट करते हैं, तो आप टारगेट सेट कीजिए, टारगेट्स में अपने आप को बांधिए। और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं अचानक से, ये मेरे साथ भी हुआ मेरे स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में, कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं तो हम बहुत एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये गलती आप मत कीजिए, एग्जॉस्ट मत कीजिए। यू हैव टू मेक, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 7 घंटे पढ़िए, आप 8 घंटे पढ़िए, आप 14 घंटे पढ़िए, आप उतने घंटे पढ़िए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जिसमें आपका वो बनाया हुआ टारगेट पूरा हो रहा है। अगर वो आपका 8 घंटे में पूरा हो रहा है तो आप उस 8 घंटे पढ़िए, और आप अपनी नींद बहुत अच्छे से लीजिए, उसको सैक्रिफाइस मत कीजिए। और आप मेरा ये सुझाव रहेगा, जो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो माई फैमिली यूज टू मेक मी रन, आई यूज टू गो रनिंग। तो आप ऐसा कोई मीडियम निकालिए जिसमें आप मोटिवेशन को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चलें, अपने आप को बिना एग्जॉस्ट किए। तो जितना हेल्दीली आप अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे, उतना ही लंबा आप चल पाएंगे। एंड दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, यू नो, यू हैव टू परसिवियर थ्रू दिस जर्नी। और स्टार्टिंग से आप 6-6, 7-7 घंटे से चालू करेंगे तो मेंस में तो आई विल नॉट लाई, आई विल नॉट डिनाई दैट आपको काफ़ी घंटे देने पड़ेंगे। जब आपके क्रूशियल मंथ्स आएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय अपना देना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बैठने का भी उतना स्टैमिना स्टार्टिंग से बनाएं। और द आंसर टू द क्वेश्चन कि कंसिस्टेंसी कैसे रखें, तो आप बांधिए अपने आप को, आप अपने आप को टाइम टेबल में बांधिए। दैट्स व्हाट यू शुड डू। इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप बहुत यंग हैं,
या नहीं भी हैं, तो आप को बहुत अच्छे से, अभी मेरा सजेशन यही रहेगा कि बहुत लंबा टाइम नहीं बचा है, तो आप नए सोर्सेस के बजाय आप जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, जो पेपर्स आप सॉल्व कर चुके हैं आप उनको रिवाइज कीजिए, जो सोर्सेज आपके ऑलरेडी डिसाइडेड हैं आप उनको रिवाइज कीजिए। अभी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज मत कीजिए और आप अपने स्कोर को धीरे 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 बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आई होप यू मेक इट। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। सो एज आई टोल्ड यू कि बहुत ही लंबी जर्नी होती है। दिस वॉज माई 4th अटेम्प्ट एंड द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरा प्री नहीं हो पाया था। तो इसमें एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि एग्ज़ाम में घुसना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार आप मेंस जब दे देते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत इजी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार मेंस देने के बाद आप उसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आप मेंस दे देते हैं तो इट बिकम्स relatively easier for you to qualify prelims, क्योंकि उसमें हमारे बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स कवर हो जाते हैं और हमारे लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप प्री में बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए और प्री पास करने के लिए जान लगा दीजिए।